वहां पर जो औसतन जो व्यक्तियों का जो शेयर होता है किस चीज का, ऑफ गुड्स, सामान का, एंड सर्विसेज, और वहां की सेवाओं का, विच द कंट्री प्रोड्यूसेस, जो सेवाएं और जो सामान वो देश प्रोड्यूस करता है। अ कंट्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, देयरफॉर डिपेंड्स फर्स्ट, वो सबसे पहले किस चीज पर निर्भर होता है, डिपेंड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑन इट्स कैपेसिटी, ये उसकी क्षमता पर डिपेंड होता है। किस चीज की क्षमता, टू प्रोड्यूस वेल्थ, समृद्धि उत्पन्न करने की क्षमता। वेल्थ इन दिस इज नॉट मनी, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी देश की क्षमता उसका धन होता है, किसी भी देश में उस देश की क्षमता उसका धन यानी संपत्ति नहीं होती है। और वी डू नॉट लिव ऑन मनी, क्योंकि हम पैसों से या धन के ऊपर जीवित नहीं रह सकते, इसलिए किसी भी देश की समृद्धि मनी यानी कि धन नहीं होता है, क्योंकि भाई हम धन खाकर तो जीवित रह नहीं सकते। तो फिर किसी भी चीज की समृद्धि क्या चीज होती है, किस पर डिपेंड होती है, बट ऑन थिंग्स दैट मनी कैन बाई, बल्कि उन चीजों पर निर्भर होती है जिन चीजों को हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हो। गुड्स, गुड्स सच एज, सामान जैसे कि भोजन, एंड क्लोथिंग और कपड़े, एंड सर्विसेज, और सर्विसेज का मतलब है सच एज ट्रांसपोर्ट जैसे कि यातायात, एंड एंटरटेनमेंट और वहां का मनोरंजन। मतलब गुड्स का मतलब है वहां का फूड और वहां की क्लोथिंग यानी कि भोजन और कपड़े, और सर्विस का मतलब है वहां का ट्रांसपोर्ट और वहां का एंटरटेनमेंट। A country's capacity to produce wealth depends upon many factors. किसी भी देश की जो कैपेसिटी है किस चीज की, टू प्रोड्यूस वेल्थ, समृद्धि उत्पन्न करने की, किसी भी देश की समृद्धि उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी है, डिपेंड्स अपॉन मैनी फैक्टर्स, कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होती है, मोस्ट ऑफ विच हैव एन इफेक्ट ऑन वन अनदर। हाँ, जो जिसमें से ज्यादातर प्रभाव, जो जिसमें से ज्यादातर एक दूसरे के ऊपर प्रभावित होती है। वेल्थ डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट अपॉन अ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, जो वेल्थ होती है यानी कि जो समृद्धि होती है वो डिपेंड्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट, वो ज्यादातर किस पर डिपेंड करती है, अपॉन अ कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, उस देश के प्राकृतिक संसाधनों पर। किसी भी देश की जो समृद्धि है वो किस चीज पर निर्भर करती है, उस देश के प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है, सच जैसे कि कोल, कोयला, गोल्ड एंड अदर मिनरल्स तथा अन्य खनिज लवण, वाटर सप्लाई एंड सो ऑन, वहां की वाटर सप्लाई और ऐसी कुछ चीजें। सम रीजन्स ऑफ वर्ल्ड आर वेल सप्लाइड, संसार में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर ये सारी चीजें अच्छी खासी मात्रा में मिलती हैं, विद कोल एंड मिनरल्स जैसे कि कोल और मिनरल्स, एंड हैव अ फर्टाइल सॉइल, और वहां की जो मिट्टी है वो भी उर्वरक यानी उपजाऊ है, एंड अ फेवरेबल क्लाइमेट, और वहां की जलवायु भी फेवरेबल है। अदर रीजन्स possess perhaps only one of these things, कुछ अन्य क्षेत्रों में उनमें से कुछ एक आधी चीज मौजूद पाई जाती है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर इनमें से कोई एक आधी चीज मौजूद होती है। एंड सम रीजन्स possess none of them, और कुछ क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जहां पर इन चीजों में से कुछ भी नहीं मिलता, ना ही तो कोयला मिलता है और ना ही वहां पर मिनरल्स मिलते हैं और ना ही वहां की मिट्टी फर्टाइल होती है। द यूएसए इज वन ऑफ द वेल्थीएस्ट रीजन, जो यूएसए है यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है वो सबसे समृद्ध क्षेत्र है ऑफ द वर्ल्ड, संसार का। जो यूएसए है वो संसार का सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र है, बिकॉज क्योंकि इट हैज वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही विशाल प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, विद इन इट्स बॉर्डर्स, उसके बॉर्डर के भीतर भीतर, क्योंकि अमेरिका के बॉर्डर के भीतर भीतर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। इट्स सॉइल इज फर्टाइल, और वहां की जो मिट्टी है वो भी उर्वरक है यानी उपजाऊ है। एंड इट्स क्लाइमेट इज वेरिड, और वहां की जलवायु भी जो है वो फेवरेबल है। द सहारा डिजर्ट, वहीं पर अगर हम सहारा डिजर्ट की बात करें, सहारा रेगिस्तान की बात करें, ऑन द अदर हैंड
दूसरी तरफ वहां पर जो सहारा रेगिस्तान है, इज वन ऑफ द लीस्ट वेल्दी, वो सबसे कम समृद्ध क्षेत्र है। यहां पर हमने अभी देखा कि यूएसए जो है वो सबसे ज्यादा समृद्ध क्षेत्र में आता है, क्योंकि वहां की बॉर्डर के अंदर ज्यादातर मिनरल्स, कोल्स और वहां ये सारी चीजें पाई जाती हैं, और वहां की जो मिट्टी है वो भी कैसी है, फर्टाइल है। लेकिन वहीं पर अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करें तो सहारा डेजर्ट में ना ही तो वहां की मिट्टी फर्टाइल है और ना ही वहां पर कोई मिनरल्स या कोई कोल वगैरह या कोई भी खनिज संपदा पाई जाती है। तो चलिए इसमें से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बनते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, अ कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेल्थ मेनली डिपेंड्स ऑन, किसी भी देश की जो कैपेसिटी यानी क्षमता जो होती है किस चीज की, टू प्रोड्यूस वेल्थ, समृद्धि उत्पन्न करने की, किसी भी देश की समृद्धि उत्पन्न करने की जो क्षमता है, मेनली डिपेंड्स ऑन, वो मुख्य रूप से किस चीज पर डिपेंड करती है, डेडिकेटेड आर्मी, वहां पर जो समर्पित सेना है उस सेना पर, या ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं अधिकारियों को, या वहां के अधिकारियों पर, पॉलिटिशियंस, वहां के राजनेताओं पर, या नेशनल रिसोर्सेज, या वहां के प्राकृतिक संसाधनों पर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, वहां के प्राकृतिक संसाधन। चलिए दूसरा, विच रीजन इज मेंशन्ड एज द लीस्ट वेल्दी रीजन इन द वर्ल्ड। अभी हमने पढ़ा था कि जो सबसे कम, संसार में जो सबसे कम जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं वो कौन सा क्षेत्र है, यूएसए, यूएसए तो नहीं है, ये तो सबसे रिचेस्ट है, यूएई, यूएई भी नहीं है, द सहारा डिजर्ट और बांग्लादेश। तो हमने अभी पढ़ा था कि जो सहारा डिजर्ट है, जो सहारा रेगिस्तान है, वहां पर सबसे कम क्या पाई जाती है, वेल्थ पाई जाती है, क्योंकि वहां पर ना ही तो मिट्टी फर्टाइल होती है और ना ही वहां की कोई ऐसे मिनरल्स या कोल्स या ऐसी चीजें जो खनिज संपदा को बढ़ाती हो, कोई ऐसी चीज पाई जाती है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी कंट्री मीन, किसी भी देश का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो, उससे क्या तात्पर्य है, द वेल्थ अवेलेबल इन द कंट्री, देश में जो समृद्धि उत्पन्न वहां पर उपलब्ध है उस समृद्धि से है, द नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री, या उस देश में जो प्राकृतिक संसाधन है, उन प्राकृतिक संसाधन जो उपलब्ध हैं क्या वो हैं, द एवरेज पर्सन शेयर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विच द कंट्री प्रोड्यूस, या फिर वहां के जो औसतन व्यक्तियों का जो शेयर है किस चीज का, गुड्स यानी सामान का, एंड सर्विसेज और वहां की सेवाओं का, विच द कंट्री प्रोड्यूसेस, जो देश प्रोड्यूस करता है, या फिर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री, या कंट्री का पूरा ओवरऑल प्रोडक्शन, मतलब सारी चीजों का उत्पादन। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा, इसमें से सही ऑप्शन होना चाहिए द एवरेज पर्सन शेयर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच द कंट्री प्रोड्यूसेस, ठीक है ना, यानी कि सी। अच्छा जी, अब आ जाइए ग्रामर पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमने पहले ही पढ़ा था कि दोनों तरफ जो क्लॉजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, और दोनों तरफ के जो क्लॉजेज होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होते हैं, और एक क्लॉज में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब पाई जाती है। अगर एक सेंटेंस में दो अलग अलग सब्जेक्ट और दो अलग अलग फाइनाइट वर्ब नहीं है, एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब है, तो वो कंपाउंड सेंटेंस नहीं हो सकता, फिर वो सिंपल सेंटेंस होगा। तो चलो पहले ऑप्शंस देखते हैं। पहला है, द लिटिल बॉय वांटेड टू स्टैंड आउटसाइड इवन दो इट वाज रेनिंग, एक छोटा सा लड़का वो बाहर खड़ा होना चाहता था भले ही इट वाज रेनिंग, वही भले ही क्या हो रही हो, बारिश हो रही हो। तो आपने देखा यहाँ पे इवन दो का प्रयोग हो रहा है, भले ही, तो ये तो कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस तभी माना जाएगा या तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हो, या सेमीकोलन मार्क से जुड़ा हो, या फिर वो पेयर्ड कंजक्शन से जुड़ा हो। दूसरा है, ही रियलाइज्ड, उसने एहसास किया कि ही हैड फॉरगॉटन हिज मोबाइल, कि उसने अपने मोबाइल को भूल गया है, तो इसीलिए ही वॉक्ड क्विकली बैक टू द हाउस, वो जल्दी से घर वापस चला गया। अब देखो हमने पढ़ा है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं, वो 7 होते हैं। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला, फैन बॉयज,
इसमें एफ का मतलब फॉर होता है, ए का मतलब एंड होता है, एन का मतलब नॉर होता है, बी का मतलब बट होता है, ओ का मतलब और होता है, और बाई का मतलब यट होता है, और एस का मतलब सो। अब देखो इनमें से ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, इनमें से कौन सा कंजक्शन दे रखा है, देखो यहां पर सो, तो इसलिए यहां पर बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है कि नहीं? अब आ जाओ, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुइटेबल ऑप्शन। हमें क्या करना है, जो सुइटेबल ऑप्शन का प्रयोग करके सेंटेंस को पूरा करना है। कहना है हैव शुगर प्लीज, क्या कृपया करके मुझे चीनी मिल सकती है। अब देखो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल और फ्यू। अच्छा देखो यहां पर लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। शुगर जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होती है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। अब इनमें से फ्यू का तो प्रयोग होगा नहीं, क्योंकि फ्यू का प्रयोग काउंटेबल नाउन के लिए होता है, और शुगर काउंटेबल नाउन नहीं होती है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। अच्छा लिटिल का मतलब होता है थोड़ा सा, वैसे तो तीनों का मतलब सेम होता है, लिटिल माने भी थोड़ा सा, और ए लिटिल माने भी थोड़ा सा, और द लिटिल माने भी थोड़ा सा। लेकिन डिफरेंस क्या है, लिटिल का प्रयोग नेगेटिव सेंस में होता है, कोई वस्तु थोड़ी तो है लेकिन उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता हो, तो कोई भी चीज ऐसी चीज तो नहीं लेना चाहेगा जिसका लेना या लेने का कोई मतलब ना निकले, तो इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अच्छा अब ए लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, काम चलाने लायक, और द लिटिल का मतलब है कि थोड़ा सा जितना तुम्हारे पास है वो सब का सब, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ए लिटिल। अगला 156, अब यहां पे कह रहा है ब्लैंक स्पेस द विंडशील्ड ऑफ ब्लैंक स्पेस कार वॉज सेटर्ड ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तूफान के दौरान जो कार की आगे, कार का जो आगे वाला शीशा था वो क्या हो गया, टूट गया। विंडशील्ड कहते हैं जो सामने वाला शीशा होता है उसको विंडशील्ड बोलते हैं। अच्छा तो यहां पर पार्टिकुलर चीज बता रहा है कि क्या चीज टूट गई, द विंडशील्ड, तो यहां पर आएगा द, है ना, ऑफ एक पार्टिकुलर गाड़ी की, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, द, तो इसमें दादा, इसका मतलब ए ऑप्शन सही होगा। ठीक, अब अगला चूज द करेक्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। जो सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है यानी निर्माण है वो देखना है। पुअर एज ही इज ऑनेस्ट। अब यहां पर हमें देखना है इसमें से क्या भरना चाहिए इस सेंटेंस के लिए, ही इज ऑनेस्ट। इफ ही इज पुअर, यदि वो गरीब है, तो यहां पे तो कंडीशन व्यक्त हो रही है, यदि वो गरीब है तो कंडीशनल का प्रयोग नहीं होता है, तो पहला ऑप्शन गलत है। हैड ही बीन पुअर, उसे गरीब होना है, तो ये भी नहीं होगा उसके हिसाब से। शुड ही बी पुअर, उसको गरीब होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। हाँ डेस्पाइट इज पॉवर्टी, उसकी गरीबी के बावजूद, डेस्पाइट माने क्या होता है, के बावजूद, डेस्पाइट इज पॉवर्टी, उसके गरीबी के होने के बावजूद, ही इज ऑनेस्ट, वो क्या है, ईमानदार है। वो गरीब होने के बावजूद कैसा है, वो ईमानदार। तो यहां पर सही ऑप्शन क्या होगा आपका, डेस्पाइट हिज पॉवर्टी। राइट द एंटोनाइम ऑफ मेर्ज। मेर्ज माने अभी हमने पढ़ा था बहुत कमी होना, मेर्ज माने क्या होता है, कमी होना किसी भी चीज की। अब इसमें ऑप्शन दे रखे हैं एबंडेंट, स्पार्स, मीजली और मॉडेस्ट। अब हमने इसमें से इस चीज का एंटोनाइम ढूंढना है, यानी कि अपोजिट वर्ड, ठीक है ना। तो कमी होना, तो किसी चीज की कमी होना, स्पार्स का भी मतलब क्या होता है, यहां पर स्पार्स का भी मतलब होता है कोई चीज कम होना, तो ये तो सिनोनिम हो गया। मीजली का भी मतलब यही होता है बहुत कम। और मॉडेस्ट का भी प्रयोग होता है मामूली या विनम्र होता है इसका। तो लेकिन एबंडेंट जो है, एबंडेंट का मतलब होता है प्रचुरता। एबंडेंट का मतलब क्या होता है, प्रचुरता, कोई चीज प्रचुर मात्रा में होना। और यहां पे एंटोनाइम पूछ रहा है यानी विलोम शब्द, तो किसी चीज की कमी होना, इसका उल्टा क्या होगा, कोई चीज बहुतायत में होना, यानी कि उसकी प्रचुरता होना।
तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? एबंडेंट। अब अगला क्वेश्चन है 159, ब्लैंक स्पेस इज पुअर और ब्लैंक स्पेस इज ऑनेस्ट। अब इसमें सही कंजक्शन भरना है हमें। नॉट ओनली बट आल्सो, केवल ही नहीं बल्कि भी, वो केवल गरीब ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है नहीं। इफ बट, यदि वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है, ये भी नहीं होगा। हाँ, हमने ये पढ़ा था, जब कोई कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास किया जा रहा हो, अपोजिट बात की जा रही हो, तो वहां पे किसका प्रयोग होता है? दो या ऑल दो का। तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? दो। हालांकि, ऑल दो, हालांकि ही इज पुअर, वह गरीब है, यट फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। वो गरीब है फिर भी वो क्या है? ईमानदार है। ठीक समझ में आया? हाँ, वही वापस आ गया। अगला है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में हमें खाली जगह भरनी है। अब देखो, आई ब्लैंक स्पेस नो न्यूज ऑफ हिम। मेरे पास पहले देख लेते हैं टेंस कौन सा है। सिंस ही लेफ्ट, देखो लीव की सेकंड फॉर्म है लेफ्ट, पास्ट टेंस में चला गया। फॉर सिंगापुर, जब से उसने सिंगापुर छोड़ा है, टू हैव नहीं आएगा क्योंकि ये प्रेजेंट में है। ठीक। डिड नॉट हैव, उसके पास नहीं थी। हैड, पास होना, हैव हैड। आई हैव हैड नो न्यूज ऑफ हिम। देखो, कोई काम बता रहा है कि जो काम पहले से ना हुआ और वर्तमान में हुआ हो, वो प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है, और प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो इसका हो जाएगा आई हैव हैड नो न्यूज, मेरे पास कोई खबर नहीं है, ऑफ हिम, उसकी, मेरे पास उसकी कोई भी खबर नहीं है। सिंस, जब से, ही लेफ्ट फॉर सिंगापुर, जब से वो सिंगापुर के लिए गया है, जब से वो सिंगापुर के लिए चला गया है, तब से मेरे पास कोई भी खबर नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा? हैव हैड, सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो, इसमें 161 में कह रहा है विच पार्ट हैज एरर इन इट। इसमें यहां पर कुछ पार्ट दे रखे हैं, इसमें कौन से में गलती है? सच एन एक्ट ऑफ क्रूलिटी हैड नेवर बी कमिटेड बिफोर, मतलब ऐसी निर्दयता का कार्य पहले कभी नहीं किया गया। सच एन एक्ट ऑफ क्रूलिटी, ये सही है, निर्दयता का काम। हैड नेवर, ये भी सही है। बी कमिटेड बिफोर, देखो यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, बी कमिटेड, क्योंकि देखो यहां पे हैड परफेक्ट में आ रहा है, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो बी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी डबल एन, बीन। क्या होती है? बी डबल एन, बीन। तो यहां पर बी की जगह पे क्या आना चाहिए? बीन कमिटेड। क्या आना चाहिए? बीन कमिटेड। तो यहां पर इस पार्ट में एरर है, किसमें? बी कमिटेड में, क्योंकि यहां पर परफेक्ट में दे रखा है तो थर्ड फॉर्म का यूज होगा, और थर्ड फॉर्म के लिए बीन कमिटेड आएगा। राइट द सिनोनिम ऑफ, हाँ अगला क्वेश्चन है 162। राइट द सिनोनिम ऑफ डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब क्या होता है? हानिकारक। अब इसमें हमें ढूंढना क्या है? सिनोनिम वर्ड ढूंढना है। तो इसमें पहला शब्द दे रखा है बेनाइन। बेनाइन का मतलब होता है हानिकारक, अहानिकारक। यानी कि सौम्य, ठीक है, और सौम्य के साथ अहानिकारक। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है? इसमें पूछ रहा है सिनोनिम, यानी कि पर्यायवाची शब्द। तो सौम्य होता है, उसमें कोई हानि तो होती नहीं है। अच्छा, इसमें दूसरा शब्द दे रखा है बेनिफिशियल। ये बेने यहीं पे कहीं पे आ जाता है, तो बेने का मतलब होता है गुड, तो बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद। इसका मतलब क्या हो जाता है? फायदेमंद।
हर्टफुल, हर्टफुल का मतलब होता है नुकसानदायक। हर्टफुल का मतलब क्या होता है? नुकसानदायक। जो नुकसानदायक होता है वो हानिकारक भी तो होता है, यानी नुकसानदायक और हानिकारक एक ही बात होती है। हेल्दी, हेल्दी का मतलब हम जानते हैं स्वस्थ, ठीक। हेल्दी का मतलब क्या होता है? स्वस्थ। अब इसमें पूछ क्या रहा था? सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द, मतलब जो शब्द डेट्रीमेंटल दे रहा है उसका अर्थ वही सेम होना चाहिए। तो डेट्रीमेंटल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हर्टफुल, यानी कि नुकसानदायक, क्योंकि डेट्रीमेंटल माने भी नुकसानदायक होता है और इसका भी मतलब क्या होता है? नुकसानदायक। अब यहां पे हमें क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें से सही शब्द ढूंढना है। तो देखो यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि वैक्यूम में डबल सी आ जाएगा, VACCUME, वैक्यूम। कमिटी में COMMI, यहां पे एम भी डबल होती, डबल टी होती और डबल ई होती। चलो, इल्यूजन, ILLUSSION, इल्यूजन, है ना? तो करेक्टली स्पेल्ड देखना था, ओकेशन, OCCASION। हमें यहां पर क्या देखना था? OCCASION। तो इसमें सही स्पेलिंग क्या होनी चाहिए? ओकेशन, ठीक। जस्ट एज आई वॉन्डर दैट टू डू नेक्स्ट द फोन रैंग। जस्ट एज, जैसे ही, आई वॉन्डर, यहां पर वर्ब दे रखी है वॉन्डर यानी सोचना। व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि मुझे आगे क्या करूं, कि मैं आगे क्या करूं। द फोन रैंग, तभी क्या हो गया? घंटी बजने लगी। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम, इसमें से सही वर्ब चुननी है। तो देखो, वॉज वंडरिंग, वंडर्ड, हैव वंडर्ड और वंडर। तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे ही का मतलब वो काम कर रहा था तभी क्या हुआ? घंटी बजने लगी। तो वंडर्ड पास्ट टेंस में, चलो ये भी चलेगा। है वंडर्ड, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, वो तो होगा नहीं। वंडर भी नहीं होगा क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में दे रखा है। तो अब रह जाते हैं वंडर्ड और वॉज वंडरिंग। तो दोनों सेंटेंस एक ही टेंस के नहीं हो सकते, तो इसमें वंडर्ड भी नहीं होगा। तो इसका हो जाएगा वॉज वंडर्ड। इसका अर्थ निकलता है जस्ट एज, जैसे ही, आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था कि व्हाट टू डू नेक्स्ट, कि मुझे आगे करना क्या है। तभी मैं ये सोच रहा था कि आगे मुझे क्या करना है। तभी क्या हुआ? कॉमा लग रहा है बीच में, द फोन रैंग, तभी मेरा फोन बजने लगा। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं 165 पर। कुकूज, जो कोयल होती हैं, ब्लैंक स्पेस नेस्ट, खाली जगह, घोंसले। दे यूज द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स, जो कोयल होती है ना, वो कभी घोंसले नहीं बनाती हैं, वो क्या करती हैं? दूसरे पक्षियों के घोंसलों का उपयोग करती हैं। अब देखो, कुकूज प्लूरल में दे रखा है। अब चल ठीक है, डज नॉट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर के साथ में यूज होता है। कैन नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता, यहां पे कैपेसिटी नहीं बता रहा है। एक बात प्रेजेंट टेंस में तो दूसरा भी प्रेजेंट में होगा। डिड नॉट का भी प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। हाँ, यहां पे कुकूज दे रखा है तो डू नॉट का प्रयोग होगा। कुकूज डू नॉट बिल्ड नेस्ट, जो कोयल होती है ना, वो कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती हैं। दे यूज द नेस्ट फॉर अदर बर्ड्स, वो क्या करती हैं? जो दूसरे पक्षी होते हैं ना, उनके घोंसलों का उपयोग करती हैं। 166 में, 166 में कह रहा है अ नैरो पीस ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड। एक नैरो पीस ऑफ लैंड मतलब भूमि का एक छोटा सा क्षेत्र, कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, जो भूमि के बड़े क्षेत्रों से जुड़ा हुआ हो। पहला है पेनिनसुलर, पेनिनसुलर कहते हैं यहां पे प्रायद्वीप को। पेनिनसुलर माने क्या हो जाता है? प्रायद्वीप। दूसरा है एस्टमस, एस्टमस जो होता है, एस्टमस कहते हैं संयोग भूमि को। संयोग भूमि का मतलब होता है जो जुड़ी हुई हो। संयोग भूमि क्या होती है? जो संयोग माने जुड़ना होता है, तो जो जुड़ी हुई हो।
कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कहते हैं द्वीप को। कॉन्टिनेंट माने क्या होता है? द्वीप। और गल्फ कहते हैं खाड़ी को। गल्फ किसे कहते हैं? खाड़ी को। अब इसमें से करना क्या था हमें? अ नैरो पीस, कोई सकरी सी जगह ऑफ लैंड, मतलब कोई छोटी सी जगह, भूमिखंड, कनेक्टिंग टू लार्ज मासेस ऑफ लैंड, जो दूसरे बड़े बड़े भूमिखंडों से जुड़ा हुआ हो। जुड़ा हुआ है का मतलब संयोग हो रहा हो। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एस्थमस। क्या हो जाएगा? इस्थमस। क्योंकि इस्थमस कहते हैं संयोग भूमि, जो भूमि दूसरे और अन्य बड़ी बड़ी भूमियों से जुड़ी हुई हो। अब अगला है वन हु कैन नॉट बी इजिली प्लीज्ड, वह व्यक्ति जिसको आसानी से खुश नहीं किया जा सकता। तो सबसे पहला दे रखा है कॉमोपोलिटियन, कॉमोपोलिटन, इसको कहते हैं, कॉमोपोलिटन को सर्वदेशीय। ठीक। और दूसरा दे रखा है यहां पर फ्रैटनिंग। फ्रैटनिंग का मतलब होता है डरा हुआ। ठीक। अगला है फास्टिडियस। फास्टिडियस कहते हैं तुनक मिजाजी को। और फेमिनिस्ट, फेमिनिस्ट कहते हैं स्त्रीवादी को। स्त्रीवादी। अब इसमें से क्या क्या रहा है? वन, वह व्यक्ति हु कैन नॉट बी इजिली प्लीज्ड, जिसे आसानी से प्लीज यानी खुश नहीं किया जा सकता। वो कैसा व्यक्ति होता है? डरा हुआ तो खुश होने की अलग मैटर होता है, लेकिन फास्टिडियस जो तुनक मिजाजी होता है ना, गुस्से वाला, उसको आसानी से कभी भी खुश नहीं किया जा सकता। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? फास्टिडियस। अब अगला है तुम्हारा 168। 168 में फाइंड द करेक्ट प्रिपोजिशन, सही प्रिपोजिशन चुनना है। मैन शुड हेल्प ब्लैंक स्पेस द हाउस होल्ड वर्क, मतलब इंसान आदमी को क्या करना चाहिए? घरेलू कामों में हेल्प करनी चाहिए। ऑन, एट, विद या ऑफ, तो इसमें से विद का प्रयोग होना चाहिए। मैन शुड हेल्प विद हाउस होल्ड वर्क्स, इंसान को क्या करना चाहिए? अब सॉरी, पुरुषों को क्या करना चाहिए? आदमियों को घरेलू कामों में हेल्प करनी चाहिए। अब आता है 169। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज इनकरेक्ट स्पेलिंग? परमिशन, एकमेंडेशन, सेपरेट और मेंटेनेंस। यहां पर देखो PERMISSION परमिशन सही है, ACCOMMONDATION एकमेंडेशन, सेपरेट SEPERATE सेपरेट, और मेंटेनेंस यहां पे ये गड़बड़ लग रही है, SEPARATE। सही स्पेलिंग क्या होगी? SEPARATE सेपरेट, अलग होना। तो इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग ढूंढनी थी जो गलत हो, तो इसमें गलत स्पेलिंग क्या हो जाएगी? सेपरेट। ठीक है। अब आ जाता 170। सेलेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर, हमें जो ग्रामेटिकल एरर दे रखा हो वो देखना है। द इन्फ्लेशन रेट, जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन माने क्या होता है? महंगाई। जो महंगाई की जो दर है इज करेंटली हाई ऑफ इंडिया, वो भारत की करंटली कैसी है? हाई है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला इन्फ्लेशन, और दूसरा करंटली हाई, तीसरा रेटेज, और चौथा है ऑफ इंडिया। तो यहां पर क्या करना था? सेलेक्ट द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। कौन से में दे रखा है? द इन्फ्लेशन रेट, सही है, द इन्फ्लेशन रेट। तो यहां पर रेट इज करंटली हाई ऑफ इंडिया।
तो यहां पर ऑफ इंडिया नहीं, यहां पर इन इंडिया होना चाहिए। ऑफ की जगह पे क्या होना चाहिए, भारत में, मतलब ये वाला ऑप्शन। तो यहां पर द इन्फ्लेमेशन रेट इज करेंटली हाई इन इंडिया, भारत में जो महंगाई की दर है वो बहुत वर्तमान में वो कैसी है, बहुत ही हाई है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहां पर ऑफ की जगह पे क्या होना चाहिए था, इन होना चाहिए था। तो इसमें जो सेंटेंस में जो एरर है वो कौन से में है, डी में है, ठीक है। उम्मीद करता हूं